हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की एक स्टडी सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसकी शुरुआत हम संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करेंगे, जिसमें आज हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना था और इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसको क्यों बनाया गया और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेगुलेटिंग एक्ट को कौन लेकर आया था, यानी इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो आपको बता दें, ब्रिटिश सरकार सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई थी और इसका भारत में आना एक इनका उद्देश्य व्यापार से संबंधित था, यानी व्यापार करना ही इनका मूल उद्देश्य था भारत में आने के लिए। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में कई सालों तक व्यापार किया तथा भारतीय इतिहास में दो बड़े युद्ध देखने को मिलते हैं। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। 1757 में यह प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। तथा द्वितीय युद्ध बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। इन दोनों युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज भारत में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो आइए शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी इस एक्ट के थ्रू कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क को मान्यता दी गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नंबर 2, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, यानी मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गई? बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गई, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी अलग थी, बम्बई की प्रेसिडेंसी अलग थी तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी अलग थी। इस एक्ट के थ्रू दोनों मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। नंबर 3, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्फे, यानी मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई 1774 में।
नंबर 4, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 4, यानी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत यानी भारतीयों से रिश्वत लेना बंद कर दिया गया कर्मचारियों को। नंबर 5, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स कंपनी, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारे इंडियन पॉलिटी में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।